everyone, once again I Kunjan welcome you all to GATE Academy. तो before I start the session, audibility and visibility clear है? confirm करें एक बार, chat section में एक बार confirm कर दे, audibility and visibility all clear है? मंगेश मुंडे मैम when class will start? मंगेश एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि मास ट्रांसफर का क्लास ख़त्म हो ताकि आपको गड़बड़ ना हो कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इसीलिए आई वॉज वेटिंग फॉर जस्ट 2-5 मिनट्स कि सर अपनी क्लास कंक्लूड कर दे. श्याम सर की क्लास एज यू नो ऑलरेडी वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 9 to 10. मास ट्रांसफर डिस्टिलेशन का टॉपिक चल रहा था, ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा डिले कर दिया मैंने. ओके, तो साउंड इश्यूज तो नहीं है मेरी साइड से. ओके, इट इज स्टिल गोइंग ऑन. ओके, ठीक है, तो कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और इज इट द राइट टाइम टू करेक्ट, इज इट द करेक्ट टाइम स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट? तो यस, ये बहुत सही समय पर हम इस सब्जेक्ट को चालू कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सही समय पे हम इस सब्जेक्ट को चालू कर रहे हैं, ठीक है. तो एक बार चेक कर लेते हैं, इज एवरीथिंग फाइन और नॉट? ऑडिबिलिटी my side, please let me know यार. Any sound issues from my side? मैं आपको बता दूं कि अभी ये वीडियो दोनों चैनल पे, सिंस ये केमिकल के चैनल पे तो है ही, ठीक है, गेट एकेडमी का जो केमिकल का चैनल है उस पर तो ये लाइव हो ही रहा है. साथ ही साथ जो हमारा पुराना चैनल है, जो अभी भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है, तो लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो उस चैनल पे भी मुझे कमेंट्स देखने पड़ रहे हैं. आर पीपल देयर स्टिल? तो एक बार वहाँ का भी देख लेते हैं. Okay, yeah, there are no issues, no sound issues from our side. करेक्ट है, क्लियर है? ओके, तो हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात करने आए हैं? तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, राइट? प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच वी आर गोना डील टुडे. ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑल क्लियर है ना यार? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑल क्लियर है? कंफर्म कर दे एक बार. क्लियर है? ओके मंगेश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर है. ओके, ठीक है, यस. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स. जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, ये जो वीडियो है ये गेट एकेडमी की केमिकल चैनल पे भी और गेट एकेडमी का जो मेन रूटेड चैनल है सीई वाला, सिविल एंड एवरीथिंग, जिसके अंदर सारी ब्रांचेस है, वहाँ पे भी दिस इज़ गोइंग लाइव एंड केमिकल चैनल पे भी दिस इज़ गोइंग लाइव. बट मुझे थोड़े से वीडियो इश्यूज दिख रहे हैं जो मेन चैनल है उस पर. अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप गेट एकेडमी के केमिकल चैनल पे आ जाए, ठीक है, दैट वीडियो इज़ ऑल क्लियर. तो मुझे इस वजह से मैं थोड़ा सा, मेरा ध्यान स्क्रीन से हट रहा था, ठीक है. बट मैं फिर से अनाउंस कर दूं कि जिन लोगों को वीडियो क्लियर नहीं दिख पा रही है मेन चैनल पे, तो प्लीज़ कम ऑन गेट एकेडमी का केमिकल का चैनल और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर बार आपको वीडियोस लगातार दिखते रहे. एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन कि आज से हमने 1-1 घंटे का सीआरई, देन मास ट्रांसफर एंड पीडी, ये हर 1-1 घंटे में आपका चलता रहेगा. शाम से 6 से 7, देन हाफ एन आवर का ब्रेक, देन 7:30 to 8:30, देन हाफ एन आवर का ब्रेक एंड देन कंटिन्यू. तो इसीलिए आपका वीडियो को, आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है. इफ यू आर अवेलेबल एंड फ्री एट दैट टाइम, प्लीज मेक श्योर दैट यू नीड टू अटेंड दिस सेशन.
ठीक है, ओके तो मंगेश इज वेरी हाइपर एक्टिव इन द चैट सेक्शन, ठीक है, ओके तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। अब यार वैसे तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक रेफर करनी चाहिए वो है मैक्स पीटर एंड टिमरहॉस मैकग्रॉ-हिल का बुक है, बट पर्सनली आई वोंट सजेस्ट एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर गेट कि आप उस बुक को रेफर करें, ठीक है। क्यों ऐसा मैम, ऐसा क्यों? तो कहाँ से पढ़ेंगे? जितना नोट्स लिखवाऊंगी उतने से पढ़ो, दैट इज सफिशिएंट इनफ, बिकॉज इस सब्जेक्ट का वेटेज जाता है 2 to 4 मार्क्स का, ठीक है। तो उस 2 to 4 मार्क्स के वेटेज के लिए वट एवर नोट्स आर बीइंग गिवन एंड वट एवर मैटर हैज बीन स्टडीड दैट इज सफिशिएंट इनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको एफर्ट्स लेने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स तक जाना है तो कोर सब्जेक्ट्स में जाओ, इधर नहीं, जितना उतना, ठीक है। इतने मार्क्स के लिए जितना सफिशिएंट है उतना वी विल गिव इट, बाकी नॉट नीडेड, ठीक है। अगर तुमको बहुत मेहनत करनी है कोर सब्जेक्ट्स पे करो, ऐसे सब्जेक्ट्स पे नहीं, ठीक है, ओके। तो वी विल स्टार्टिंग विद प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे रोज 1 घंटे का सेशन चलेगा प्लान डिजाइन का, तो वो कैसा रहने वाला है? दिस सेशन विल बी डिपेंडिंग ऑन कंसेप्ट विद क्वेश्चंस, मतलब एक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा एंड उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी गेट के क्वेश्चंस रहे होंगे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहे होंगे उनको हम स्क्रीन पे लेके आएंगे एंड वी विल सॉल्व इट टुगेदर, है ना, मजेदार बात। तो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज कंसेप्ट विद क्वेश्चन। ड्यूरिंग मीनवाइल आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज कॉस्ट इंडेक्स। हेडिंग दे दे, हेडिंग इज कॉस्ट इंडेक्स, कॉस्ट इंडेक्स, ठीक है। अब व्हाट इज कॉस्ट इंडेक्स? कॉस्ट इंडेक्स मतलब क्या? कॉस्ट इंडेक्स मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स होते हैं, देखो कॉस्ट इंडेक्स 2 तरीके से डिफाइन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक XYZ कंपनी थी, एक XYZ कंपनी थी जिसने एक प्लांट बनाया, ठीक है। एक XYZ कंपनी थी जिसने 2010 में एक प्लांट बनाया, ठीक है। वो प्लांट का एरिया कितना है? तो 25 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। और उस प्लांट बोलो या इक्विपमेंट बोलो, प्लांट बोलने से बेटर हम इक्विपमेंट बोलते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल एक XYZ कंपनी ने 2010 में एक इक्विपमेंट बनाया दैट वाज हैविंग एन एरिया ऑफ 25 मीटर स्क्वायर और उसकी कॉस्टिंग उस टाइम पे रही होगी फॉर एग्जाम्पल 21 करोड़, ठीक है। तो अगर अब ABC कंपनी को इन द ईयर 2015 वही सेम इक्विपमेंट जिसका कॉस्ट 25 मीटर स्क्वायर है, जिसका कॉस्ट 25 मीटर स्क्वायर है, तो XYZ कंपनी का एक प्लांट था, ठीक है। XYZ कंपनी का प्लांट नहीं बोलना चाहिए, XYZ कंपनी ने एक इक्विपमेंट बनाया इन 25 मीटर स्क्वायर एरिया था जिसका, ठीक है, इन द ईयर 2010 और उसका कॉस्ट है 21 करोड़। तो बाय चांस अगर ABC कंपनी को वही इक्विपमेंट जिसका कॉस्ट था 21 करोड़ उसी एरिया का, पहले था 25 मीटर स्क्वायर, नाउ ऑल्सो इट इज 25 मीटर स्क्वायर, अब इन 2015 उसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो एक ये अप्रोक्सीमेशन पता करने के लिए हम कॉस्ट इंडेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। कॉस्ट इंडेक्स क्या है कि इस पर्टिकुलर ईयर में, मतलब फॉर एग्जांपल 2010 में उस इक्विपमेंट की कीमत अगर 21 करोड़ थी तो 2015 में उसी इक्विपमेंट की कीमत कितनी होगी, तो ये पता करने के लिए हमको हेल्प करता है कॉस्ट इंडेक्स। इन बिटवीन आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में आपको
कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब ये कॉस्ट इंडेक्स क्या है, कॉस्ट इंडेक्स निकालता कौन है, तो कॉस्ट इंडेक्स एक वैल्यू है, जैसे कि हम लॉग बुक्स यूज करते हैं ना, 11th-12th में यूज किया होगा सभी ने, उसी तरीके से एक कॉस्ट इंडेक्स का बुक आता है, वो बुक का नाम, उस बुक के अंदर मार्शल एंड स्विफ्ट, टेलर एंड फ्रांसिस, ऐसे कुछ मतलब इंजीनियर्स, दीज आर ऑल्सो इंजीनियर्स, इन्होंने कुछ मार्केट स्टडी कर रखी है, ठीक है। अब उस मार्केट स्टडी से हमको क्या पता चलता है, उस मार्केट स्टडी से हमको ये पता चलता है कि अगर 2010 में इसकी कॉस्टिंग इतनी रही होगी तो इन 2015 ये कितनी बढ़ सकती है, इसके लिए वो एक हमको फैक्टर दे देता है जिसको बोला जाता है कॉस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो 2010 का एक कॉस्ट इंडेक्स का वैल्यू हमको दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन 2010 द कॉस्ट इंडेक्स का वैल्यू इज 210 एंड साथ ही साथ 2015 में उसी इक्विपमेंट के कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 550, ठीक है। ऐसे केस में अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है कि 2010 में कॉस्ट था 21 करोड़, 2015 में कॉस्ट कितना है ये पता करना है, राइट। तो इट विल बी कॉस्ट इन y1 ईयर डिवाइडेड बाय, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कॉस्ट इन y1 ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट इंडेक्स इन y1 ईयर डिवाइड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन y2 ईयर, ठीक है। मतलब सीधा सीधा हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर ईयर का कॉस्ट कितना था, तो 21 करोड़ था, ठीक है। मैं यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो कॉस्ट इन y1 ईयर कितनी है, 21 करोड़, तो दिस इज 21 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 ईयर, y2 ईयर की कॉस्ट वही तो निकालनी है भाई, है ना। उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल टू, तो इस पर्टिकुलर ईयर का कॉस्ट इंडेक्स कितना है, देखो जिस ईयर का कॉस्ट आपको लिखना है उसी के सामने उसका ही कॉस्ट इंडेक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y1 ईयर का कॉस्ट इंडेक्स कितना है, तो y1 ईयर का कॉस्ट इंडेक्स मतलब 2010 का कॉस्ट इंडेक्स दैट इज इक्वल टू 210 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 ईयर, कॉस्ट इन y2 ईयर निकालना है, बट कॉस्ट इंडेक्स इन y2 ईयर मतलब कॉस्ट इंडेक्स इन y2 ईयर इज इक्वल टू 550, समझा क्या। बस अब ये आपको क्वेश्चन मार्क क्या है वो हमको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग दिस एज x, तो x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो दैट विल बी 21 इंटू 550 डिवाइडेड बाय 210, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। निकालो जल्दी, मंगेश एंड एवरीबडी वॉचिंग, मंगेश एंड एवरीबडी वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो एटलीस्ट चल रही है इतना पहुंचे तो इट विल बी गुड, राइट। प्लांट डिजाइन काफी टाइम से आया नहीं है ऑन यूट्यूब, राइट, तो वी आर बैक अगेन विथ फ्रेश कंसेप्ट्स ऑन यूट्यूब, तो मेक श्योर दिस वीडियो इज रीचेबल टू एवरीवन, ओके। चलो निकालो फटाक से एक अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन। तो व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द सेम इक्विपमेंट, 2010 में उस इक्विपमेंट का कॉस्ट अगर 21 करोड़ था, ठीक है, 21 करोड़ था, तो 2015 में उस इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना होगा। अगर कॉस्ट इंडेक्स इतना है 2010 और 2015 में इट इज द वैल्यू इज 550, आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा मैम कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू, करेक्ट मंगेश। तो मंगेश ऐसा हमारे दिमाग में आ सकता है कि यार ये कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू निकालते कैसे हैं यार, कॉस्ट ये जो है ना, मतलब जैसे देखो जब हम घर बनाते हैं तो हमको पता, चलो घर का छोड़ो, लैपटॉप्स का ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। लैपटॉप्स हम 3 साल पहले जिस कीमत से खरीदते थे तो क्या तब i5 का जो प्रोडक्ट आता था और आज जो i5 का लैपटॉप आता है उनका कॉस्ट सेम होगा, नहीं, फर्क पड़ेगा, राइट। तो उसी तरीके से मतलब वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, और उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से हमारे लिविंग बढ़ रहा है, जैसे कि हर चीज का कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ते जाता है, राइट। तो उसी वैल्यू ऑफ मनी, एज द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी चीज को कंसिडर करते हुए यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू निकाल के रखता है। कौन निकाल के रखता है, कुछ दिग्गज है यार जिन्होंने मार्केट स्टडी कर रखी है कि बेस्ड ऑन द टाइम स्केल कि अगर 2010 में इतना होगा तो 11 में इतना बड़ा, 12 में इतना बड़ा, तो उस हिसाब से वो एक अप्रोक्सीमेशन निकाल के रखते हैं कि इतने सालों बाद भी अगर मुझे इसी इक्विपमेंट को, मतलब इसी इक्विपमेंट को बनाना है तो उसका कॉस्ट कितना जा सकता है या जाएगा, ठीक है।
तो उस हिसाब से ये चीजें मतलब कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू निकाली आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दी जाती है, ठीक है। आपको कभी भी ढूंढना नहीं पड़ता है कि कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू मेरे को किस बुक में मिलेगी, बट आपको ये वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में दी हुई जाती है। अगर आपको प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना है तो मार्शल एंड स्विफ्ट, टेलर एंड फ्रांसिस ऐसी कुछ बुक्स होती है कॉस्ट इंडेक्स की, जहां से आपको प्रैक्टिकली अगर आपको इस नॉलेज को अप्लाई करना है तो आपको उस बुक से कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू मिलती है, आप उसको ढूंढो, आप उसको पुट करो एंड यू आर गुड टू गो विद द क्वेश्चन, ठीक है। मतलब फॉर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब कई बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होता है ना, मैम ये वैल्यू कहाँ से आती है, हमको कैसे पता चलेगा, हमको भी ढूंढना पड़ेगा क्या, कोई नहीं, कहाँ से, कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा वो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी एंड यू डायरेक्टली नीड टू पुट इट, ठीक है। अब कॉस्ट इंडेक्स निकालने के करेक्ट, धनुष करेक्ट, गुड इवनिंग धनुष, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। फ्रेश एनर्जी के साथ सिट, ठीक है, अच्छे से बैठो, मस्त बैठो, बहुत चिल्लैक्स टॉपिक है, बिल्कुल दिमाग को लोड नहीं लेना है हमको, और जितना बताऊंगी उतना ही करना है, एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लांट डिजाइन में तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लांट डिजाइन और पीसी में प्लीज मैं जितना देखो, जिस सब्जेक्ट के लिए एफर्ट्स लेना है उस चीज के लिए बिल्कुल लो, प्लांट डिजाइन और पीसी के लिए जितना क्लास में करा रहे हैं उतना ही करने की जरूरत है, नो नीड टू डू सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है। ओके, ठीक है, धनुष करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब कॉस्ट इंडेक्स के दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहला फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज दिस टाइप कि 2010 में कॉस्ट इंडेक्स का वैल्यू अगर इतना है, 2015 में कॉस्ट इंडेक्स का वैल्यू इतना है, तो कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। दिस इज टाइप 1, ओके। तो नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको टाइप 2 का क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। दिस वाज टाइप 1 का क्वेश्चन, दिस इज टाइप 1 का क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट इज टाइप 2 बता देती हूं मैं, नेक्स्ट इज टाइप 2 बता देती हूं मैं, ओके। टाइप 2 क्या है, अगेन एक XYZ कंपनी ने 25 मीटर स्क्वायर का प्लांट एस्टैब्लिश किया था in the year 2010 and the cost of that equipment was at that time for example 15 crores, ठीक है। मैम बहुत बड़े बड़े अमाउंट की बात हो रही है, करोड़ों में बात हो रही है, ये प्लांट डिजाइन वाले सब करोड़ों में ही बात करते हैं, ठीक है, लाखों में और करोड़ों में ही बात करते हैं, लोग उसके नीचे आते ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ABC, अब ABC कंपनी को इक्विपमेंट तो यही इंस्टॉल करना है, ठीक है, लेकिन इस बारी इसका जो एरिया था दैट इज डबल, पहले उसी इक्विपमेंट का एरिया था 25 मीटर स्क्वायर, पर इस बार ABC कंपनी को प्लांट वही है, प्लांट मतलब फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन कॉलम, पहले टाइम उस डिस्टिलेशन कॉलम का जो एरिया था दैट वाज 25 मीटर स्क्वायर, बट नाउ इट इज 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले 25 मीटर स्क्वायर उसका एरिया था, अब ABC को जो बनाना है फ्रेश, उसका इक्विपमेंट का जो डिस्टिलेशन कॉलम का जो एरिया है दैट इज 25 मीटर स्क्वायर। ईयर कौन सा चल रहा है, ईयर चल रहा है 2015, अब उसको 2015 में इंस्टॉल करना है, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस इक्विपमेंट जो ABC को इंस्टॉल करना है, ठीक है। देखो फर्क है, पहले सेम वही इक्विपमेंट, उसका कॉस्ट 21 करोड़, उसी इक्विपमेंट का सेम साइज सेम एवरीथिंग, बट बस ईयर चेंज कर दिया, ठीक है। तो एवरीथिंग सेम, बस 2010 में उसका कॉस्ट था अगर 21 करोड़, तो 2015 में उसका कॉस्ट कितना होगा ये हमको पता करना था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ईयर तो चेंज हो ही रहा है, स्टाइल इज सेम, मतलब डिस्टिलेशन कॉलम बना रहे तो अभी भी डिस्टिलेशन कॉलम बना रहे, बट अब एरिया चेंज हो गया, ठीक है, एरिया चेंज हो गया, पहले 25 मीटर स्क्वायर था, अब 50 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस बार कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो अगेन यहाँ पे ये फॉर्मूला था पहले, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला, अरे यार, तो अभी जो नया टाइप ऑफ फॉर्मूला फॉर कॉस्ट इंडेक्स वी विल बी अप्लाइंग इज कॉस्ट इंडेक्स, सॉरी नॉट कॉस्ट इंडेक्स, कॉस्ट in Y1 year divided by cost in Y2 year is equal to, अब यहाँ कॉस्ट इंडेक्स था, ठीक है, पर यहाँ तो कॉस्ट इंडेक्स का सीन ही नहीं है, यहाँ पे है कैपेसिटी, ये जो है ना एरिया चेंज हो गया, इसको इनडायरेक्टली हम बोलते हैं कैपेसिटी, ठीक है। तो दिस इज कैपेसिटी इन Y1 year divided by कैपेसिटी
इन y2 ईयर होल टू दी पावर n। ठीक है, अब मैम ये कैपेसिटी, आप तो यहाँ पे सरफेस एरिया बोल रहे थे, लेकिन यहाँ तो कैपेसिटी लिखा हुआ है। यार कैपेसिटी मतलब जरूरी नहीं है कि बात सिर्फ एरिया के रिस्पेक्ट में हो रही हो, ठीक है, बात किसी भी रिस्पेक्ट में की जा सकती है। गुड इवनिंग। हाँ पीसी बहुत अच्छा था। ओके प्रतीक, थैंक यू। मैम कैन आई आस्क यू अबाउट टीएस अदर देन दिस टॉपिक? डाउट्स? धनुष, यस धनुष, डेफिनेटली। धनुष बोल रहा है मैम कैन आई आस्क डाउट्स अबाउट टीएस, मतलब मैं समझ नहीं रही हूँ यार, टीएस अदर देन दिस टॉपिक। तो धनुष डेफिनेटली, अगर आपको, नॉट जस्ट यू, एवरीबडी, अगर आपको इररिस्पेक्टिव टू दिस पीसी एंड पीडी अगर आपको पूछना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आई एम बैड एट अदर सब्जेक्ट्स, बट ये दो मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। बट इफ आई एम एबल टू आंसर द क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड, आई डेफिनेटली, तुरंत नहीं दे पाई यार तो ढूंढ के दूंगी, इतना ही होगा, ठीक है। सो प्लीज ऑलवेज वेलकम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो कमिंग बैक टू द थिंग, अब यहाँ पे मैंने तुमको जब क्वेश्चन बताया तो मैंने तुमको बोला कि पहले एरिया था 25 मीटर स्क्वायर और बाद में हो गया 50। अब मैं फॉर्मूला लिखते वक्त मैंने लिख दिया यहाँ पे कैपेसिटी। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यार ये जो है ना कैपेसिटी, दिस इज इन जनरल, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले कि पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम इतना हो चुका है, पहले एरिया इतना था अब एरिया इतना हो चुका है, पहले सरफेस एरिया इतना था अब सरफेस एरिया इतना हो चुका है। तो ये जो है, ये जो द थिंग दैट इज वेरिंग, ये किसी भी टर्म्स में बात की जा सकती है इसके बारे में। इसीलिए हमने जनरल वर्ड में, जनरल तरीके से हमको इस चीज को डिफाइन करना था, इसलिए हमने कैपेसिटी लिख दिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी हाईलाइट कर देते हैं। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? एक मिनट, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस चीज को मुझे अप्लाई करना है तो वो कैसे होगा? कॉस्ट इन y1 ईयर, क्या होगा कॉस्ट इन y1 ईयर? y1 ईयर मतलब 2010, y2 ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो y1 ईयर 2010 में उसकी कॉस्ट कितनी है? तो 15 करोड़, होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 ईयर, मतलब इधर कॉस्ट इन y2 ईयर कितनी है? तो x इज इक्वल टू कैपेसिटी इन y1 ईयर कितनी है? 25 है ना, मतलब 15 की कॉस्ट जितनी थी उसी के बाद उसी का कैपेसिटी उसके सामने लिखना है, ठीक है, नो कंफ्यूजन। वरना हम लिखते हैं कॉस्ट 1 साल की और उसकी कैपेसिटी लिखते हैं दूसरी जगह पे, ऐसा नहीं। वहां पे ऊपर भी जिसका कॉस्ट उसी के सामने, जिस ईयर का कॉस्ट उसी ईयर के सामने उसी का कॉस्ट इंडेक्स, यहाँ पे भी जिसका कॉस्ट उसी के सामने उसकी कैपेसिटी। तो 2010 में उसकी कॉस्ट है 15 करोड़, तो उसकी कैपेसिटी इज 25 मीटर स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कॉस्ट इन y2 ईयर जो आपको निकालनी है और उसी की कैपेसिटी इज 50, होल डिवाइडेड बाय n। अब ये n का क्या पंगा है भाई? n मतलब n डिपेंड्स अपॉन यूनिट ऑपरेशन, ठीक है, n डिपेंड्स अपॉन यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन समझ आती है ना तुमको? यूनिट ऑपरेशन मतलब जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। यूनिट प्रोसेस मतलब जिसमें केमिकल चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज मतलब यूनिट ऑपरेशन मतलब ऐसे ऑपरेशन जिसके अंदर, ऐसे कंसेप्ट, ऐसे चेंजेस जिसके अंदर सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे कि हम चाय छानते हैं, है ना, चाय छानते वक्त कोई केमिकल चेंज होता है क्या? नो, देयर इज जस्ट अ फिजिकल चेंज, सेपरेशन हो रहा है। नॉट डिस्टिलेशन कॉलम नहीं बोलना चाहिए मैंने, डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर हमारे, डिस्टिलेशन कॉलम क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं? बिकॉज जब हम डिस्टिलेशन कॉलम पढ़ते हैं तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल चेंजेस ओनली, बट देयर आर सम डिस्टिलेशन कॉलम्स के ऑपरेशन जिसके अंदर फिजिकल प्लस केमिकल चेंजेस दोनों होते हैं, बट दैट इज आउट ऑफ स्कोप। जब तक हम फाइनल ईयर में हैं हमारे स्कोप के बाहर आ जाता है वो, ठीक है, इसलिए मैं डिस्टिलेशन कॉलम नहीं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। बट तुम समझे ना यार, सेंट्रीफ्यूज में जब हम पार्टिकल को सेपरेट करते हैं तो जहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, जहाँ पे एक थर्ड कंपोनेंट लिक्विड को हम ऐड कर रहे हैं सो दैट इट शुड बी लीव्ड आउट। चाय यार, चाय, हम चाय पत्ती, जब हम चाय उबालते हैं, ठीक है, तो चाय का जो डिकॉक्शन है विच इज इन द टी लीव्स, या फिर जब हम चाय खरीद के लाते हैं उसके अंदर, एंड देन when we boil it, we are using liquid as a third component to leach out the decoction present in the solid tea leaves या whatever we are calling it as, ठीक है। तो that is also solid liquid extraction का example। तो ऐसे चीजें जहाँ पे physical changes हो रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन। तो यूनिट ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये n की वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन
अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ये n की वैल्यू दे रखी है तो ओके, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर ये n की वैल्यू आपको दे रखी है तो ओके, अगर नहीं दे रखी है तो इस n की वैल्यू को हम 6/10 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। अगर दे रखी है क्वेश्चन में तो हम उसको यूज करेंगे, अगर नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप हमारे लिए जो n की वैल्यू है दैट इज 0.6, दैट इज 6/10, इसलिए इसको 6/10 रूल भी बोलते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन में कुछ और दिया है तो उसको पुट करेंगे, और नहीं दिया है तो हम 0.6 लेंगे। ये क्यों वैरी हो रहा है? ये वैरी होता है बिकॉज n डिपेंड्स अपॉन यूनिट ऑपरेशन, ठीक है, ओके। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू दी नहीं है, तो दैट इज व्हाई वी विल पुट इट इज इक्वल टू 0.6। तो हम पता कर लेते हैं कि 2015 में इक्विपमेंट का कॉस्ट कितना होगा, बताओ बताओ, कम ऑन। एक्चुअली धनुष का क्वेश्चन है, ओके इंक्लूड है क्या? यस डेफिनेटली धनुष, रिसाइकल, बाईपास एंड पर्ज विल बी डेफिनेटली इंक्लूडेड। आई मीन द टेस्ट सीरीज लिखा है कि पीसी, धनुष तेरे को किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछना है तो मुझे पर्सनली टेलीग्राम में मैसेज कर, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, ठीक है। बट टॉपिक लिखा है तो वो इंक्लूड होगा, और डेफिनेटली होगा यार। गलती से कभी ऐसा हो गया कि लिखा है नहीं है उसके अंदर तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर ऐसा है तो, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, इफ़ इट इज़ देन इट विल बी डेफिनेटली मेंशन। पर अगर तेरे को किसी स्पेसिफिक चीज़ से दिक्कत है कि मैम ऐसा हुआ बट ऐसा था नहीं, वट एवर इट इज़, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो प्लीज़, ठीक है, ओके। तो आया क्या आंसर इसका? कितना आ रहा है? कम ऑन। रिसाइकल एंड पर्ज लिखा नहीं था, ओके ओके, नहीं डेफिनेटली धनुष, हर चीज़ के बारे में तेरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। पीसी में बहुत कम सिलेबस है यार, तो हर चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं ना आए। बाकी सब्जेक्ट्स में चीज़ें इतनी हैं और क्वेश्चंस आर लिमिटेड, तो बट फिर भी टेस्ट सीरीज में इतना वैरी किया है यार, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ में, तो कहीं ना कहीं तेरे को उस टॉपिक को तो डेफिनेटली छुआ जाएगा। और नहीं तेरे को फुल लेंथ में मिला वो तो टॉपिक वाइज में तो बिल्कुल मिलेगा, रिसाइकल, बाईपास एंड पर्ज, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके, ठीक है। तो आया क्या इसका आंसर? कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? आई मीन टू से एबीसी कंपनी उसी इक्विपमेंट को जिसका एरिया दिस टाइम डबल है, उसको 2015 में वो इंस्टॉल कर रही है, तो उसके लिए उसको कितना पैसा भरना पड़ रहा है बताओ जनता, जल्दी, कम ऑन, फास्टर। खाना हो गया होगा यार, कम ऑन इंजीनियर्स, खाना हो गया होगा ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैम नहीं मैम, अभी हुआ नहीं है, अभी तो बैठेंगे हम, है ना। प्रतीक का आंसर आ चुका है, बाकी जनता, बस प्रतीक ही क्या? प्रतीक पीसी भी देख के बैठा है यार, थैंक यू प्रतीक फॉर दैट कमेंट। बाकी लोग बताओ यार, प्रतीक 22.7 है ना, 22.7 है, कुछ गड़बड़ की क्या सॉल्व करते वक्त? आया मेरा करेक्ट धनुष। प्रतीक कई पॉइंट में इधर उधर हो गया यार, ये n टू द पावर 0.6 ही लिया ना तूने, n टू द पावर 0.6 ही लिया। x की वैल्यू इज कमिंग इक्वल टू 22.7 करोड़। चेक करो, करेक्ट है धनुष आंसर 22.73 करोड़। मतलब ऐसा इक्विपमेंट जो XYZ कंपनी ने बनाया इन द ईयर 2010, जिसकी कैपेसिटी थी 25 मीटर स्क्वायर की, या फिर जिसका सरफेस एरिया था 25 मीटर स्क्वायर का, उसका कॉस्ट है 15 करोड़। लेकिन वही प्लांट विथ डबल द सरफेस एरिया जब ABC कंपनी को इंस्टॉल करना था इन द ईयर 2015,
तो उसका कॉस्ट कितना होगा, तो उसका कॉस्ट होगा अप्रोक्सीमेटली 22.7। कॉस्ट इंडेक्स का यूज क्यों करते हैं हम, प्रतीक टाइपिंग मिस्टेक, ओके आई अंडरस्टूड, ओके ठीक है। ये कॉस्ट इंडेक्स का यूज क्यों करते हैं यार, देखो यार जब अपन घर बनाने जाते हैं तो हम ऐसे रैंडमली जाते हैं क्या, चलो भैया इतना सीमेंट लेके आ जाओ, इतना ये लेके आ जाओ, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। पहले हम किसी अच्छे सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं सो दैट वी कैन गेट एन अप्रोक्सीमेशन कि भैया मेरा बजट इतना इतना है, तो इतना इतना स्क्वायर फीट एरिया हमारा प्लॉट है, उस हिसाब से इतनी इतनी स्टोरे फ्लोरे बिल्डिंग हमको बनानी है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे जो घर का हमारा जो आशियाना जो हम बना रहे हैं उसका कॉस्ट कितना जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से वो सिविल इंजीनियर्स उनके नॉलेज के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस करते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली ही विल टेल यू कि अच्छा इतना इतना बजट है भैया, तो 50 लाख के आसपास तुम्हारा घर का खर्चा जाएगा, ठीक है। अब जरूरी है क्या कि उसने एग्जैक्ट 50 कोट किया है तो हम जब घर बनाने जाएंगे तो एग्जैक्ट 50 लाएगा, नहीं, ऐसा हो सकता है कि 55 चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 45 आ जाए, राइट। बट हम जब भी प्लांट बनाते हैं, जब हम कोई इक्विपमेंट बनाते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम या व्हाटएवर, ठीक है, व्हाटएवर, तो हमको एक बजट का अप्रोक्सीमेशन लेना होता है। तो उस बजट के अप्रोक्सीमेशन के लिए हम कॉस्ट इंडेक्स का यूज करते हैं कि अंदाजन हमको कितना पैसा लगेगा, उसका अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए हम कॉस्ट इंडेक्स का यूज करते हैं। इसलिए कुछ दिग्गज लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे टेलर एंड स्विफ्ट, मार्शल एंड फ्रांसिस, टेलर एंड फ्रांसिस, मार्शल एंड स्विफ्ट, सॉरी, ठीक है, मार्शल एंड स्विफ्ट, टेलर एंड फ्रांसिस, ओके। ऐसे कुछ लोगों ने कुछ स्टडी कर रखी है कि जैसे माइल्ड स्टील का कॉस्ट 2010 में कुछ और होगा और आज के डेट में कुछ और होगा, तो उस हिसाब से उससे रिलेटेड बनने वाले सारे इक्विपमेंट का कॉस्ट भी वैरी रहेगा, राइट। तो जैसे यार ये वही बात हो गई कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, राइट, उसी हिसाब से यहाँ पे हो रहा है। बट यहाँ पे उन लोगों की कुछ स्टडी है जिस हिसाब से उन्होंने वो जो हाइक हो रहा है प्राइस का इस इक्विपमेंट का, उनके स्टडी के हिसाब से वो अप्रोक्सीमेशन थ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो टाइप्स देखे थे, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। बोर्ड पे CR न्यू 0 लगा, बोर्ड पे क्रॉस, अच्छा क्रॉस तुमको 0 लगा, ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है प्रतीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने देखे टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। अब एक आ जाता है टाइप 3 जो कि एक्चुअली टाइप 3 है नहीं, ठीक है। टाइप 3 मतलब इन दोनों का मिक्सचर, ठीक है। ये है टाइप 1, ये है टाइप 2। मैं बोलने के लिए कह रही हूँ टाइप 3, बट टाइप 3 इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ दिस टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉस्ट बनानी है, कॉस्ट इंडेक्स दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी दी है। टाइप 3 में दोनों दिया हुआ होगा, तुमको कॉस्ट इंडेक्स भी दे रखी होगी और कैपेसिटी भी दे रखी होगी, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो दैट इज टाइप 3 का क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली नॉट टाइप 3, दोनों का मिक्सचर है ये टॉपिक, ठीक है, दोनों का मिक्सचर है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल HPCL के पास एक हीट एक्सचेंजर है जिसका एरिया है फॉर एग्जाम्पल 21 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसका कॉस्ट इंडेक्स इन द ईयर 2015, जिसका कॉस्ट इंडेक्स इन द ईयर जिसका कॉस्ट इंडेक्स इन द ईयर 2015 इज इक्वल टू 200, ठीक है, एंड द कॉस्ट इन द ईयर 2015 इज इक्वल टू 15 करोड़, ठीक है। अब वही प्लांट, ठीक है, अब बीपीसीएल को वही हीट एक्सचेंजर बनाना है इन द ईयर 2021। बीपीसीएल को वही प्लांट बनाना है इन द ईयर 2021। इस बारी उसका एरिया हो जाता है 40 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट इंडेक्स इन द ईयर 2021, ठीक है, कितना दे रखा है कॉस्ट इंडेक्स? कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 320। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट इक्विपमेंट? मतलब समझा ना तुमको, यहाँ पे एरिया भी चेंज हो गया, एरिया बोलने से बेटर कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी भी चेंज हो गई और कॉस्ट इंडेक्स भी दे रखा है। ऐसे केसेस में हम दोनों लॉजिक लगाएंगे जो हमने अभी ऊपर देखा, ठीक है। तो दैट इज कॉस्ट इन y1 ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन y2 ईयर इज इक्वल टू कॉस्ट इंडेक्स इन y1 ईयर
डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन Y2 ईयर मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इंडेक्स तो हो गया, कॉस्ट इंडेक्स इन Y1 ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन Y2, साथ ही साथ एरिया दैट इज कैपेसिटी, जिसको हम इन जनरल कैपेसिटी बोल रहे हैं, कैपेसिटी इन Y1 ईयर डिवाइडेड बाय कैपेसिटी इन Y2 ईयर होल टू द पावर, अब कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी वहां पे भी टू दी पावर n थी, यहाँ पे भी टू दी पावर n है, n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो ओके, अगर नहीं दे रखी है तो हम उसको 6/10 दैट इज इक्वल टू 0.6 ले लेंगे। मतलब तुमको समझा ना, पहले हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना था, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा था हमारे लिए, बराबर है, पहले हमारे फॉर्मूले में ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट, इस ब्लॉक, ये ब्लॉक हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। सेकंड केस में हमारे लिए पास ये ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट, इतनी चीजें हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तीसरे इसमें हमको दोनों ही चेंज, पूरा ही एग्जिस्ट कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर, अरे यार थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ओके ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट, अगर दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन गिवन टू यू कि 2015 में HPCL का एक हीट एक्सचेंजर था जिसका एरिया था 21 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट इंडेक्स इन दैट पर्टिकुलर ईयर इज सो एंड सो एंड द कॉस्ट इज 15 करोड़। अगर सेम हीट एक्सचेंजर 2021 में बनाना है BPCL ने, बट इस बारी एरिया भी बदल चुका है 40 मीटर स्क्वायर, और इस बारी कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होगी क्योंकि कॉस्ट इंडेक्स डिपेंड करता है ईयर पे, तो ईयर चेंज तो कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू चेंज, तो उसका कॉस्ट कितना होगा, चलो निकालो जनता, चलो चलो जल्दी, कम ऑन, क्या आएगा आंसर, फास्टर, फटाक से कितना आएगा आंसर बताओ। इसके बाद मस्त अपन गेट की प्रॉब्लम करेंगे, मतलब तुमको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन पे, इस टाइप पे गेट के क्वेश्चंस आते हैं, यस, और वो जब तुम अच्छे से सॉल्व करोगे, मार्क्स लेके आओगे, तुमको लगेगा मैम इतना इजी है ये, ऐसा गेट में आता है, तो हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस भी गेट में आते हैं। तो गेट बोले तो ऐसा नहीं है कि बाप रे क्रैक नहीं हो सकता, क्लियर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ये मिथ है, ठीक है। गेट क्लियर नहीं हो सकता, हाँ स्कोर करना डिफिकल्ट है, बट गेट क्लियर करना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ डेफिनेटली हमको क्लियर, पहले एम तो डेफिनेटली हाई करना चाहिए, बट कई बच्चे मैंने देखा है रीजनल कॉलेज से, मैं खुद एक रीजनल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो रीजनल कॉलेज के बच्चों को बहुत डर होता है यार कि मैम मेरा तो क्लियर भी नहीं होता, ये बहाना देते हो तुम, जब तुम ये सोचते हो कि मेरा क्लियर भी नहीं होगा, तो ये एक बहाना है कि मैम इतना भी नहीं हो पा रहा है, गुड, नॉट गुड टू हियर दैट। चलो कम ऑन, कितना आ रहा है आंसर, 35, मंगेश से 35, धनुष कह रहा है 37, कौन सही है भाई, तीसरा कोई जवाब दे, मंगेश सही है या वरुण सही है, सॉरी धनुष, वैराम पहली बार सुना मैंने नाम, गुड नेम, वैराम, वैसे क्या मीनिंग होता है वैराम का, धनुष, वैराम इज योर फर्स्ट नेम राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, नाइस नेम इट इज। मंगेश इज 35, धनुष से 37, कौन क्या है भैया फाइनल आंसर, इस सस्पेंस को रिवील करे जरा सा, नहीं नोबडी, कम ऑन कोई तो होगा, कहीं ना कहीं तो कोई होगा जो इस सवाल का जवाब दे, सस्पेंस रिवील करे, कम ऑन, नहीं बोलो यार, बोलो। 1 वे क्लास अच्छी नहीं लगती, 2 वे क्लास होनी चाहिए, बोला ना मैंने, गलत आंसर दिया तो चलता है, आंसर देना चाहिए, यहीं पे आंसर नहीं दोगे तो कैसे होगा यार। प्रतीक 33.06 है क्या n की वैल्यू, प्रतीक ये पूछा भी क्यों तूने कि n की वैल्यू 0.6 है क्या, मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखी है तेरे को n की वैल्यू तो ठीक है, अगर नहीं रखी है, नहीं बताया ना किसी ने, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये पूछना भी नहीं किसी को, डायरेक्टली n की वैल्यू 0.6 डालोगे। 33 आंसर है, अब 3 आंसर्स आ गए यार, 3 लोग 3 अलग अलग आंसर्स, अब ये सस्पेंस मुझे ही खोलना पड़ेगा क्या, जनता। चलो ठीक है, देखते हैं कहाँ कौन बनेगा करोड़पति का आंसर ये 3 आंसर्स में से कौन सा आंसर फाइनल होने वाला है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है।
चलो कॉस्ट इन Y1 ईयर इज 15 करोड़। सपोज इफ Y1 ईयर को मैं 2015 कंसिडर कर लूं, ठीक है, 2015 अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ Y1 ईयर को, ठीक है, तो कॉस्ट इन Y1 ईयर 2015 का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट दे रखा है यार 15 करोड़, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन Y2 करोड़। कौन सा Y2 इज 2021, ठीक है, उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है, इज इक्वल टू कॉस्ट इंडेक्स इन Y1। कॉस्ट इंडेक्स मतलब 2015 में कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, 2000 दे रखी है, तो सॉरी 200 दे रखी है, तो दिस इज 200 होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंडेक्स इन Y2 ईयर। कॉस्ट इंडेक्स इन Y2 इज 320 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी इन Y1 ईयर। कैपेसिटी इन Y1 ईयर मतलब 2015 का कैपेसिटी कितना है, तो दैट इज 21 होल डिवाइडेड बाय कैपेसिटी इन Y2 मतलब 2021 का कैपेसिटी मतलब कितना दे रखा है, वो 40 होल टू दी पावर n की वैल्यू तो दी नहीं है, बट दैट इज इक्वल टू 0.6। चलो निकालो फटाक से आंसर कितना आ रहा है। प्रतीक अब 35 पे आ गया क्या, मतलब मंगेश सही बोल रहा था, क्यों, तो पहले कहाँ गलती कर रहे थे, गलती करने लायक क्वेश्चन ही नहीं था वो यार, पहले कहाँ गलती कर रहे थे। क्या आ रहा है फाइनल आंसर बताओ। यस करेक्ट, मतलब मंगेश वॉज करेक्ट। धनुष कहाँ गड़बड़ कर रहा था, और प्रतीक पहली बारी में क्यों नहीं आए, ऐसा क्या था इसमें जो नहीं बताया मैंने। फॉर्मूला आंखों के सामने अप्लाई करने के लिए 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके थे, फिर भी गलती क्यों, तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 35, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 35.32 crores is the final answer for this particular question। आया क्या, पहले क्या गलती कर रहे थे, ऐसा क्या था नया इसमें जो मैंने नहीं बताया इधर, और यहाँ पे तुमको आ गया और इधर नहीं बताया मैंने। उल्टा ले लिया था पावर, ओके पावर उल्टा ले लिया था, अच्छा ठीक है। देखो जरूरी नहीं है यहाँ पे कि तुम यहाँ पे x की वैल्यू, इसलिए देखो गलती अगर, हाँ समझी मैं, पावर उल्टा ले लिया, अच्छा 0.6, ओके तुमने 10/6 ले लिया, ओके ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तुम 2015 को पहले रखो 2021 को बाद में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम x यहाँ पे रख रहे हो, तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि x को यहाँ पे रख रहे हो तो 320 को इधर रखोगे तो 40 को ऊपर रखोगे, होल डिवाइडेड बाय 15, इधर रखोगे 200 और इधर रखोगे 21 मल्टीप्लाइड बाय होल टू दी पावर n, जिस जहाँ पे उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0.6। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे अभी मैंने Y1 ईयर 2021 कंसिडर कर लिया, Y2 ईयर मैंने यहाँ पे 2015 कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला ना, जिसको Y1 कंसिडर कर रहे हो उसी का कॉस्ट इंडेक्स सामने लिखोगे, उसी का कैपेसिटी सामने लिखोगे, जिसकी कॉस्ट इन Y2 ईयर पुट कर रहे हो उसी का कॉस्ट इंडेक्स इन Y2 ईयर लिखोगे, उसी का कैपेसिटी इन Y2 ईयर लिखोगे, ठीक है। तो अगर अपना सीक्वेंस सही रखोगे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, उसी साल का कॉस्ट, उसी साल का कॉस्ट इंडेक्स, उसी साल का कैपेसिटी, उसी साल का कॉस्ट, उसी साल का कॉस्ट इंडेक्स, उसी साल का कैपेसिटी, गलती का कोई स्कोप ही नहीं है, इसलिए गलत आ रहा है। नहीं मैम 200 बाई, अच्छा ओके, यही उल्टा ले लिया, ओके ठीक है कोई बात नहीं धनुष। लेकिन धनुष इसको उसी पर्टिकुलर ईयर का, इसीलिए ना ये गलती होती है, आई नो ये गलती होती है, इसलिए यहाँ पे ना सुमड़ी में ईयर लिख लेना, ठीक है। तो ईयर लिख लिया, फिर उसी ईयर का कॉस्ट, उसी ईयर का सब कुछ उसके सामने, तो हम गलती नहीं करते, गलती करने की स्कोप कम हो जाती है, क्योंकि हमको लगता है कि ईयर दिख रहा है, उसी का कॉस्ट, उसी का कॉस्ट इंडेक्स, उसी का कैपेसिटी, उसी का कॉस्ट, उसी का कॉस्ट इंडेक्स, उसी का कैपेसिटी, तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। ओके तो बेस्ड ऑन दैट अब हम जाते हैं गेट के क्वेश्चंस के तरफ, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हम जाते हैं गेट के क्वेश्चन की तरफ। तो फटाक से तुम एक बार फॉर्मूला रिवाइज करो ताकि आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कई बार बच्चे फॉर्मूला देखते हैं, मतलब जब क्लास में चीजें चल रही है
तो फिर वो फॉर्मूला की बुक देखेंगे, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये सारे क्वेश्चंस अभी जो मैं लूंगी ये कभी ना कभी के PYQs हैं, ये मैंने अपनी मर्जी से डिजाइन नहीं किए हैं, ऑलरेडी सफिशिएंट क्वेश्चंस है आपके लिए गेट के टू सॉल्व फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, इस साइड लिख, अच्छा नहीं आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगो नहीं आएगा, ठीक है। So the first question, I hope this is visible. I hope the question is visible. अगर नहीं है तो let me know. I hope the question is visible. नहीं है तो please let me know. चलो निकालो फटाक से। क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर रही हूँ, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है? नहीं। पीडी के न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सा बुक फॉलो करें मैम? पीडी के क्वेश्चंस, पीडी में सिर्फ PYQ लगाओ यार, पीडी में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। PYQs आर सफिशिएंट, PYQs इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए PYQs लगाना इज सफिशिएंट, एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। PYQs में इतने क्वेश्चंस हैं, वैसे ही प्रैक्टिस हो जाती है, और सारे टॉपिक्स कवर करता है धनुष, ठीक है, सारे टॉपिक्स कवर करेगा। ओके, चलो क्वेश्चन रीड आउट कर लेती हूँ मैं एक बार। द कॉस्ट ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम इन द ईयर 2000 is X rupees. What is the cost of the column in the year 2010? Given the cost index of the years 2000 and 2010 are 480 and 520 respectively. Come on, A, B, C, D. What is the answer? Faster. अरे बाप रे, मंगेश पीसी के लिए, अच्छा पीडी पीसी के लिए, पीडी के पीसी के लिए, पीसी के लिए अगेन शुरुआत में तो मैं धनुष यही बोलूँगी कि पीसी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए PYQ लगाओ पहले, बट पीसी सिर्फ PYQ से नहीं होने वाला। केवी नारायणन एंड लक्ष्मी कुट्टी का एक बुक है, ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अब तू बोलेगा कि एग्जैक्टली गेट पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस है, तो मैं बोलूँगी ना, लेकिन एक ही क्वेश्चन में इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी कि तेरी प्रैक्टिस ओवरऑल उसी की हो जाती है, ठीक है। तो उस बुक में बेसिक क्वेश्चन से लेके, वैसे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे उस बुक को फॉलो किया जाता है, ठीक है, पर उसके जो एक क्वेश्चन तेरे को फॉर एग्जांपल 10 मार्क का रहेगा ना, तो गेट में उसका एक सब पार्ट आएगा। तो ऐसा मत समझना मैम इसमें तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, हाँ लेंदी क्वेश्चन है, पर गेट में अपने को उसका एक सब पार्ट आएगा। तो प्लीज़ तुम लक्ष्मी कुट्टी एंड स्टोइचोमेट्री, बुक का नाम है स्टोइचोमेट्री एंड प्रोसेस कैलकुलेशन, केवी नारायणन लक्ष्मी कुट्टी का बुक है, काफ़ी जगह पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में उस बुक को फॉलो किया जाता है, ठीक है। ओके, आंसर आ गया सी, मंगेश ऑल्सो सी, धनुष ऑल्सो सी, प्रतीक का अलग ही आंसर है। प्रतीक क्या सिर्फ 520/480 आंसर है क्या, और कुछ नहीं? ABCD में तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। हाँ सी, सही, अब आया ना, अब एकदम सही आंसर दिया ना, ठीक है। चलो आंसर तो सही है, एक बार लिख लेती हूँ मैं यार। कॉस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम इन द ईयर लिखना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम इन द ईयर 2000, इन द ईयर 2000 कितना है X रुपीज, इज इक्वल टू what is the cost of the column in the year 2010, in the year 2010 given the cost index of the year 2000 and 2010 are 2000 में cost index है 480 और 2010 में cost index है 520, ठीक है। तो अपने को cost कौन सी निकालनी है? The cost of the distillation column in the year 2000 is X rupees. What is the cost of the column in the year 2010? तो 2010 का कॉस्ट हमको निकालना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए थी, तो दैट इज इक्वल टू कैपिटल X मल्टीप्लाइड बाय 520 डिवाइडेड बाय 480। वैसे तो हम इसको और सॉल्व कर सकते थे, बट ऑप्शंस में हमको ऐसे ही दिया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
सही है। और ये गेट का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ी सी खुशी मिले कि मैम ऐसे भी क्वेश्चंस गेट में आते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ PYQ। यहाँ पे भले ही ईयर मेंशन ना किए हो, जब क्लास खत्म होगी या जब कभी आप PDE के PYQs लगाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैम ने जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो गेट के ही क्वेश्चंस थे, मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो कम ऑन फास्टर, कितना आंसर आ रहा है? द कॉस्ट ऑफ द ड्रम ड्रायर इज ₹10 lakhs. The cost of the drum dryer with double the surface area in lakhs of rupees is. मैम कुछ भी नहीं दिया है मैम, यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स की तो बात ही नहीं की और ईयर भी नहीं बताया है, बस एक जगह बोला कि सरफेस एरिया डबल है। मैम मेरे को नहीं समझ आ रहा है, आएगा समझ यार, आएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ दोबारा से। इतना तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि ये कॉस्ट इंडेक्स वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन पढ़ के इतना तो रियलाइज हो गया होगा कि ये कॉस्ट इंडेक्स वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कॉस्ट कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से थोड़ा सोचो, क्वेश्चन को रीड करो। मैम लेकिन यहाँ तो बस इतना बोल दिया कि डबल हो रहा है सरफेस एरिया, पहले का सरफेस एरिया कितना है ये तो बताया ही नहीं। उसने काम की सारी चीजें दे रखी है आपको, जरा ध्यान से देखें। काम की सारी चीजें दे रखी है उसने आपको, जरा देखें। आ गया आंसर? ओके, धनुष बोल रहा है डी, बाकी जनता डी, प्रतीक डी, मंगेश डी, क्या बात है। क्या बात है, देखते हैं करेक्ट आंसर। और कोई? अच्छा, सबने डी पे ठप्पा लगा दिया है। एक बार फाइनल देखते हैं कितना आ रहा है। द कॉस्ट ऑफ द ड्रम ड्रायर इज 10 lakhs। अब यहाँ पे ईयर की बात नहीं की है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तब हमको ईयर की जरूरत भी नहीं पड़ती, राइट। द कॉस्ट ऑफ द ड्रम ड्रायर इज 10 lakhs। चलो ठीक है, लिख लिया 10 lakhs। द कॉस्ट ऑफ द ड्रम ड्रायर विद डबल द सरफेस एरिया इज, मतलब यार इसका सरफेस एरिया बताया नहीं। सपोज दैट सरफेस एरिया इज ए, ठीक है, सपोज इफ द सरफेस एरिया इज ए, तो डबल द सरफेस एरिया का कॉस्ट कितना होगा? तो इसका एरिया डबल ए लिख लेते हैं, ठीक है। इसका अगर ए है तो इसका ट्वाइस ए हो जाएगा, इसका किसी ने एक्स ले लिया होगा तो इसका ट्वाइस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ द ड्रम ड्रायर इज 10 lakhs। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द ड्रम ड्रायर विद डबल द सरफेस एरिया? मतलब इस 10 lakhs के ड्रम ड्रायर का एरिया है ए, तो अगर इसी का कॉस्ट कितना होगा अगर सरफेस एरिया इज डबल? अब सरफेस एरिया इज विथ, वी आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी, तो कैपेसिटी है n की पावर नहीं दी है तो हमको पता है कि हम बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0.6 ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये a गेट्स कैंसिल, सो दिस बिकम्स 1/2 टू दी पावर 0.6। यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है? डेफिनेटली अवेलेबल है। तो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। करेक्ट है क्या? तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया प्रतीक, मंगेश एंड धनुष, ठीक है।
क्लियर है क्वेश्चन? कितना इजी था यार, अगेन ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन विच इज अ PYQ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और कॉस्ट इंडेक्स का क्वेश्चन दिखाना मतलब फ्री के मार्क्स है, ठीक है, आओ और ले जाओ वाली बात है, ठीक है। PYQ इस कॉस्ट इंडेक्स का क्वेश्चन मतलब फ्री के मार्क्स। चलो करो क्वेश्चन फटाक से, क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लेती हूँ, क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। द परचेज कॉस्ट ऑफ अ हीट एक्सचेंजर ऑफ 25 मीटर स्क्वायर एरिया was 5 lakhs in 2006. What will be the estimated cost in rupees to the nearest integer of a similar heat exchanger of 50 meter square area in the year 2013? Assuming 16th factor rule for scaling and cost index of 2006 as 430.2 full stop, the projected cost index of the year 2013 is 512.6. Come on, यहाँ पे दोनों चीजें दे दी उसने, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने दोनों चीजें दे दी आपको। कॉस्ट भी चेंज, मतलब कॉस्ट तो निकालनी है, कॉस्ट इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज कर दी, एंड कैपेसिटी मतलब इनडायरेक्टली एरिया, सरफेस एरिया की वैल्यू भी चेंज कर दी उसने, ठीक है। तो निकालें ज़रा कितनी आ रही है वैल्यू, निकालते हैं ज़रा कितनी आती है वैल्यू, फास्टर, चलो कम ऑन फास्टर। जरा काटेश्वर महाराज की तरफ देखते हुए, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कम ऑन मंगेश, धनुष एंड प्रतीक, जल्दी। इसमें स्पीड तो होनी चाहिए यार, ऐसे क्वेश्चन को टाइम नहीं लगना चाहिए। सो कम ऑन, व्हाट इज द आंसर? A, B, C, D। प्रतीक, अरे बाप रे, मतलब C इज द आंसर। 1032287 मैम, अच्छा हाँ, मतलब नियर बाय आंसर इज C। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रतीक का आंसर 350 आ रहा है, बट नियरेस्ट वन इज C, राइट? हाँ, धनुष ऑल्सो से C। और कौन बचा? प्रतीक। अच्छा प्रतीक आ गया, धनुष आ गया, कौन बचा? मंगेश, मंगेश, मंगेश का आंसर आना बाकी है। मंगेश कम ऑन। दो लोगों ने तो वैसे प्लॉट बुक कर दिया है। अच्छा मंगेश इज ऑल्सो देयर, यस करेक्ट। मंगेश तो आंसर अपना ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, चलो एक बार देख लेते हैं फटाक से आंसर कितना है। द परचेज कॉस्ट, देखो लिखते वक्त ना डेटा ही इस तरीके से लिखेंगे कि हम एक ही बारी में हमारा सब कुछ एक साथ आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन भी पढ़ेंगे एक बारी में। जब आप नए होते हो तो क्वेश्चन को पढ़ने की और एनालाइज करने का एक तरीका है। जैसे पहली बारी अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए, अब एक बारी में नहीं निकाल सकते, तो पहली बारी में सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना, दूसरी बारी में क्वेश्चन को पढ़ते वक्त चीज़ों को नोट डाउन भी करना, और फिर अच्छे से क्वेश्चन को समझ के कौन सा फॉर्मूला लग सकता है उस थॉट प्रोसेस पे जाना, ठीक है। पर यहाँ पे हमको पता है कॉस्ट इंडेक्स का क्वेश्चन है, डेटा देख के समझ आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम एक बारी में पढ़ के क्वेश्चन का आंसर भी निकालने की कोशिश करेंगे। डेटा लिखते वक्त भी आप ध्यान रखें मैं कैसे लिख रही हूँ, ठीक है। द परचेज कॉस्ट ऑफ द हीट एक्सचेंजर ऑफ 20 मीटर स्क्वायर एरिया, 20 मीटर स्क्वायर बोल दिया, ओके 20 मीटर स्क्वायर एरिया was 5 lakh rupees, was 5 lakh, 1 2 1 2 3 5 lakh rupees in the year 2006, in the year 2006। आगे पढ़ते हैं। What will be the estimated cost of a similar heat exchanger of area 50 मीटर स्क्वायर? पहले एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, अब एरिया है 50 मीटर स्क्वायर। जहाँ पे एरिया आ गया मतलब कैपेसिटी की बात हो रही है, और कैपेसिटी का पावर कितना चला जाता है क्वेश्चन में दिया है क्या, जरा देखते हैं। फिलहाल n लिख के रख देते हैं, ठीक है, ओके। इन द ईयर व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अ सिमिलर हीट एक्सचेंजर of 50 meter square area, 50 meter square area in the year 2013, in the year 2013 इसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। Assuming 16th factor rule, 16th factor rule मतलब वो indirectly आपको बोलना चाहता है कि n की वैल्यू इज 6/10, मतलब 6/10 दैट इज इक्वल टू 0.6, ठीक है।
Okay. Assume 16th factor rule for scaling and the cost index of the year 2006 is equal to 430.2 divided by the projected cost index of the year 2013 is equal to 512.6. तो इसका कॉस्ट कितना आएगा? तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है भाई, फटाक से निकाल लेते हैं। तो आंसर कितना आएगा? चलो मैं भी एक बार आंसर निकाल लेती हूँ। तो दैट इज इक्वल टू 20/50 मतलब 2/5 to the power 0.6 multiplied by 430.2 divided by 512.6 and 5 lakh divided by the answer. So answer is exactly, the value is exactly 1032386.235 मतलब एग्जैक्टली सी आंसर आ जाता है। करेक्ट है क्या? एग्जैक्टली सी आंसर आ जाता है। तो करेक्ट है बिल्कुल धनुष, मंगेश एंड प्रतीक, एग्जैक्टली करेक्ट है वैल्यू। ठीक है, तो इस हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको समझ आया होगा। तो आज का हमारा कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन का टॉपिक था कॉस्ट इंडेक्स। कल हम मोस्ट प्रोबेबली 9 से 10 मिलेंगे। ठीक है, आज जो थोड़ा सा श्याम सर का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया था, वरना आज पहला दिन था इस कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन के आगाज का। तो कल भी मास ट्रांसफर होगा, कल भी सीआरई होगा और प्लांट डिजाइन तो होगा ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली द टाइम विल बी 9 to 10। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करें गेट एकेडमी के, सो दैट आपको टाइम अपडेट्स मिलते रहें। तो कल हम दोबारा मिलेंगे कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन और कल का जो टॉपिक होगा वो होगा डेप्रीसिएशन। ठीक है, सो मैं आज ही बता रही हूँ कि कल का टॉपिक है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, कॉस्ट इंडेक्स, देन कुछ टॉपिक्स हैं कॉस्ट जैसे कैपिटलाइज कॉस्ट, कुछ टॉपिक्स हैं प्लांट डिजाइन में दैट इज वेरी वेरी इजी, जो कि आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और वो इतने इंटरेस्टिंग है ना कि आप उनको चाहो भी तो नहीं भूल सकते, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो मैं पहले उन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करूंगी ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। आपको इस टॉपिक से चीज़ें आती है तो आप छोड़े ही ना। उसके बाद कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट है प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। तो ऑप्टिमाइजेशन में देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स कि ऐसा होगा तो ऐसा फॉर्मूला लगेगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होने का स्कोप होता है। पर जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, आओ और फ्री के मार्क्स लेके जाओ वाली बात है, उसको अपन पहले पकड़ेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि कल आज जितने लोग हैं उतने ही लोग मुझे कल भी दिखे और 9 से 10 का हमारा सेशन होगा। तो मेक श्योर टुमारो वी मीट अगेन। ठीक है, बाय दैट टाइम किसी को कुछ भी डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, मैम कल भी क्लास होगी? यस मंगेश बिल्कुल होगी। धनुष लिंक मैं अभी कमेंट सेक्शन में दे देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन इट। ओके, तो किसी भी डाउट के लिए धनुष प्लीज़, धनुष नॉट एवरीबडी, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे मेरे को बताओ। कभी कभी ऐसा हो जाता है यार कि कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हमको पेड स्टूडेंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा डिले हो जाता है। ऐसा कभी कुछ हो जाए तो प्लीज़ यू कैन मेक अ कॉल इफ़ इट इज़ अर्जेंट। आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो यू कैन डेफिनेटली कॉल, एंड वॉट एवर इफ़ यू डाउटेड, इफ़ इट इज़ अर्जेंट आप कॉल कर लें। अगर नहीं है अर्जेंट तो अगर आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर रहे हो, इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर दोबारा से पिन कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके देन गुड नाइट एवरीवन। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्लीज दे दीजिए मैम। यस डेफिनेटली धनुष, मैं कमेंट सेक्शन में अभी तुम्हारे कमेंट के नीचे ड्रॉप कर दूंगी। ठीक है, सो टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, वी विल मीट टुमारो अगेन मोस्ट प्रोबेबली एट 9 to 10। बट अगर टाइम में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भैया आ जाना चुपचाप से। ठीक है, सो चलो गुड नाइट, टेक केयर।